चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ में। याद रखिएगा ये आ भी सकता है, और पहले मैं आपको बता दूं 2015 में क्वेश्चन आया हुआ है, 2015 में इसको डिस्कस भी किया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत सा काम किया था आपने। ठीक है, 2015 में एक आया हुआ है, 2015 का क्वेश्चन था सर। अब कभी नहीं आएगा, नहीं आ सकता है, वापस आ सकता है। क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है। रजिस्टर एज एविडेंस, रजिस्टर एज एविडेंस इंटरेस्टिंग है। केस लॉ पे इसके ऊपर एक डिसाइडेड जजमेंट भी है, तो ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान लगा के सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे और एक एक बात को पकड़ेंगे आज। ठीक है, चलिए कहता है रजिस्टर एज एविडेंस। जैसे ही ना कहता है, मान लीजिएगा मिस्टर ए का नेम आरओएम में एंटर हो गया। ठीक है, मिस्टर ए का नेम कहां एंटर हो गया? आरओएम के अंदर एंटर हो गया। बोला अब ये प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाता है कि आरओएम में एंटर होते ही नेम मिस्टर ए का, मिस्टर ए इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी। बोला सर मैं कंपनी का मेंबर बन गया, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं था। बोले आपको नहीं पता था, ये बात अभी अलग रखते हैं। हम तो ये देख रहे हैं कि आरओएम में आपका नेम हमको मिला है मिस्टर ए का, तो एज अ प्राइमा फेसी एविडेंस तो ये कहा जा रहा है कि आप क्या हैं? यू आर द मेंबर ऑफ द कंपनी। क्लियर? बोला अच्छा। अब अगर ये फैक्ट वो जानता है, कौन? मिस्टर ए इज अवेयर अबाउट दिस फैक्ट, बट जानने के बावजूद भी उसने कंपनी को अप्रोच नहीं किया। किस लिए? टू रेक्टिफाई द रजिस्टर ऑफ मेंबर, कि भाई प्लीज रिमूव माय नेम फ्रॉम सच रजिस्टर ऑफ मेंबर, इससे मेरा नाम हटाइए। और उसने अप्रोच नहीं किया और कंपनी चला गया वाइंडिंग अप में। कंपनी चला गया वाइंडिंग अप में, और कंपनी ने कहा अपने मेंबर्स को कॉल किया कि भाई अपना जो अमाउंट है ना अनपेड लाओ दो, वाइंडिंग अप आ गया है। अब मिस्टर ए जो कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं कहा था मेरा नेम एंटर करो, बट ही न्यू अबाउट द फैक्ट, उन्हें पता था, लायबल होंगे। अच्छा उल्टा भी समझ के देखो, इनका नेम कहां लिखा हुआ है? आरओएम में। कंपनी ने सबको डिविडेंड बांट दिया, अब कंपनी इनको नहीं दिया। बोला नहीं नहीं मिस्टर ए का नाम गलती से लिख देते। तो सुनो ऐसा है, तुम प्रूव करो, जब करो अभी तुम्हारा डिविडेंड दो। बात पकड़ में आ रहा है? कहने का मतलब यह है कि अगर आरओएम में नेम एंटर हो गया तो ये प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाएगा। अब सर क्या करूं? अगर से तो सर लायबिलिटी मेरे ऊपर आ गया। नहीं, आप एक काम कीजिएगा, इमीडिएट एक्शन लीजिएगा। इमीडिएट एक्शन का मतलब यहाँ पर आपको साबित करना पड़ेगा। इमीडिएट का मतलब थोड़ा कि आज आपकी नॉलेज में आया, वो तो 1 साल पहले डाल दिया था, नॉलेज में आपके आज आया है, तो ये आज आने वाले फैक्ट को बोलते हैं इमीडिएट एक्शन। 1 साल पहले डाला था उससे नहीं लेने देना है, किससे लेना देना है? कि जब आपको आज नॉलेज में आया फैक्ट। ठीक है, अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे खास याद रखिएगा, ये बात साबित आपको करनी है, ये बात साबित आपको करनी है। तो कहाँ करनी होगी? या तो अगर ये मेंबर कहाँ का है, इंडिया में रहता है, इंडिया का रहने वाला है, तो जाएगा ये ट्रिब्यूनल। कहाँ जाएगा? ट्रिब्यूनल। ठीक है, ट्रिब्यूनल जाएगा कहाँ पर? अगर इंडिया में रहता है। और अगर ये फॉरेन मेंबर है, कहाँ का है? किसी और कंट्री का है, तो वहां की कॉम्पिटेंट कोर्ट में। कॉम्पिटेंट कोर्ट में, ये कॉम्पिटेंट कोर्ट कैसे पता लगेगा? जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाइड करके बताएगा कि हाँ पर्टिकुलर कंट्री में ये कोर्ट जो है वो कॉम्पिटेंट है टू हियर द मैटर्स लाइक दिस। इज इट क्लियर? एनी डाउट? पकड़ में आ रहा है बात? तो प्राइमा फेसी एविडेंस बन जाता है नेम एंटर होता ही। अगर इफेक्ट आपकी नॉलेज में है और आपने नेम को रिमूव करने के लिए कोई स्टेप नहीं लिया है तो आपकी लायबिलिटी बन गई। और अगर मान लीजिए सर मैंने स्टेप ले लिया, तो स्टेप लेके ये बात भी आपको प्रूव करनी पड़ेगी कि भाई मैंने ऐसा कोई एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया था, नहीं मैंने अपना नेम के लिए कोई रिक्वेस्ट भेजा था कंपनी को कि मेरा नाम का एंटर करो आरओएम में। ठीक है, इट्स एब्सोल्युटली मिस्टेकन कंपनी, मेरा गलती नहीं है। क्लियर एकदम? चलिए, तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है, केस लॉ में आ सकता है, सीधे सीधे नहीं पूछेगा, गारंटी है डेवलप करेंगे केस लॉ के अंदर। कहता है सेक्शन 95 ऑफ कंपनीज एक्ट 13 प्रोवाइड्स दैट रजिस्टर्स देयर इंस्टेंस एंड कॉपीज ऑफ द एनुअल रिटर्न मेंटेन इन सेक्शन 98 एंड 94। एनुअल रिटर्न 94, एनुअल रिटर्न किसमें मेंटेन कर रहे हैं? 94। रजिस्टर मेंटेन किसमें करेंगे? 88 में। Shall be prima facie evidence of any matter directed or authorized to be inserted therein by or under in this act। अब देखो क्या कह रहा है? Evidence of any matter, evidence of any matter directed or authorized to be inserted, directed or authorized to be inserted। मतलब सर डायरेक्टेड मतलब आपने अभी आरओ में देखा था ना लास्ट वाला सेशन में, जो पर्टिकुलर सारी डिटेल्स हमने देखी थी, अगर वो जैसे मेंशन कर दिया गया वो हर एक प्राइमरी से भी एविडेंस माना जाएगा। चाहे वो नंबर ऑफ शेयर लिखे हो, वहां पर आपका एड्रेस लिखा हुआ हो, आपकी डिटेल्स लिखी हो, ठीक है, या कोई ऑर्डर जजमेंट की रेफरेंसेस लिखी हो, सारी की सारी चीजें क्या बन जाएंगी? प्राइमरी फेसी एविडेंस। इज इट क्लियर?
A register of members prima facie evidence of a truth of its contents. Accordingly, if a person's name is to his knowledge, अब बोलो ना यार, क्या बोला बोला यार, बोला इसका knowledge, to his knowledge is there in the register of member of a company, he shall be deemed to be a member. और देखो ऊपर से क्या बोला, on lies किसके ऊपर रह गया, कौन साबित करेगा, वो मेंबर साबित करके बताएगा. On lies on him to prove that he is not a member. In the court he has to prove क्या भाई मैं मेंबर नहीं हूँ. Clear? He must promptly appeal to the tribunal or competent court outside India specified in the central government by notification in respect of the foreign member or debenture holder residing outside India for rectification of register under section 59 of the Act. This his name of the register following which the doctrine of holding out will apply. Holding out will apply. बोला holding out apply होगा. हाँ, डॉक्ट्रिन याद आ रहा है, डॉपिंग स्टॉपल पढ़ाए थे. ठीक है कि अगर तुम जानते हुए भी, फैक्ट को जानते हुए भी तुमने अपना नेम वहां चुपचाप रहने दिया, तो याद रखिएगा उसके साथ साथ आपको ना लायबिलिटीज भी लेनी पड़ेंगी. क्या हो रहा है, कोई डाउट? मेंटेनेंस ऑफ एनुअल रिटर्न्स, एनुअल रिटर्न, फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न. चले, अब देखो ये केस आया था जो मैं आपको बता रहा हूं, यहाँ अच्छे से उन्होंने लगा भी रखा है, इसी ने ये क्वेश्चन पूछा है, फटाफट से देख लेते हैं. प्लांटिफ अप्लाइड फॉर 4000 शेयर्स इन अ कंपनी बट नो अलॉटमेंट वाज मेड टू हिम. क्या हुआ था, उसने 4000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लगाया, अलॉटमेंट होने का वक्त था तो उसको अलॉटमेंट हुआ नहीं. सब्सिक्वेंटली 4000 शेयर्स वर ट्रांसफर टू हिम विदाउट हिज रिक्वेस्ट. अब लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में ना कंपनी ने उसको 4000 शेयर्स 4000 उसको ट्रांसफर कर दिया, उसके नाम से रजिस्टर कर दिया. अच्छा, विदाउट हिज रिक्वेस्ट, जब करना था तब तो किए नहीं, और जब हमने रिक्वेस्ट कराई नहीं तो हमारे नाम से. एंड हिज नेम वाज एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर. द प्लेंटिफ न्यू इट बट टुक नो स्टेप्स फॉर रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर. और उसने सोचा सुनो चुप रहने वाला ही है, उसने कुछ बोला ही नहीं. ठीक है, द company went into liquidation and he was held liable as a contributory. बोला अब तो तेरे को क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा. अब देखो उसने क्या बोला, द कोर्ट हेल्ड दैट व्हेन अ पर्सन नोज. अब देखो फैक्ट क्या है, केस लॉ के अंदर फैक्ट पकड़ो. वो जानता था, बोला हाँ, द पर्सन नोज दैट हिज नेम इज इंक्लूडेड इन द रजिस्टर ऑफ शेयर होल्डर्स, हिज स्टैंड्स बाय एंड अलाउज हिज नेम टू रिमेन. He is holding out to the public that he is a shareholder and thereby he loses his right to have his name removed. अर्थ उसका राइट जो था अपना नेम रिमूव कराने का वो खो देगा. अब इसको मैं एक प्रैक्टिकल अप्रोच से क्लियर कर दूं. यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन को समझना, उसका आंसर अपोजिट इस तरह से करना. बट एक चीज याद रखेंगे, अगर ये मैंने बोला प्रूव करना होता है, किसको करना पड़ता है, मेंबर को. अगर उसने प्रूव कर लिया कि ये फैक्ट मेरी नॉलेज में नहीं था, क्या हो रहा है ना, ये फैक्ट मेरी नॉलेज में नहीं था, तो बच गया. और अगर ये प्रूव नहीं कर पाया तो उसकी लायबिलिटी बनेगी. तो तुम एक पॉइंट पर समझ के चलना, एग्जामिनर आपको घुमाता भी है तो ये देख के चलना क्या उसको फैक्ट पता था कि उसकी नॉलेज में. क्योंकि लैंग्वेज अगर हम प्लेन रीडिंग भी कर रहे हैं सेक्शन की ना, क्या हो रहा है ना, इस सेक्शन की हम प्लेन रीडिंग भी कर रहे हैं, तब भी हमको बात क्लियरली समझ में आ रहा है यहाँ पर कि अगर कोई फैक्ट नॉलेज में है तभी लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं बनती. तो डॉक्टर में स्टॉपल तभी अप्लाई हो रहा है जब मैं जानता हूँ और फिर भी चुप हूँ. मैं जानता हूँ ऐसा हुआ है और मैं फिर भी चुप हूँ, तब लायबिलिटी बनी, अदरवाइज लायबिलिटी नहीं बनेगी. एकदम प्रूफ तो करना पड़ेगा ना, मेरे आपको फैक्ट से प्रूफ करना पड़ेगा, एविडेंस से प्रूफ करना पड़ेगा. भाई आप समझिएगा, आप किसी भी आपने अप्लाई किया तो कोई तो डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट करने की बात होती है. तो मैंने कोई डॉक्यूमेंट अप्लाई नहीं किया इस पे, मैं एफिडेविट पे लिख के दे रहा हूँ इस बात को. अच्छा, ऐसा तो हम जानते हैं अब तक, ऐसा कोई सा भी तुमने केस पढ़ा है जो ऑरली ट्रांसफर हो रहे हैं शेयर्स, ये ऑरली अप्लाई कर सकते हो नहीं ना. तो इन राइटिंग में दिया होगा तो कुछ सिग्नेचर कुछ तो होगा. बात पकड़ मारा है. पेमेंट किया होगा, फ्री में तो बटे नहीं होंगे, पेमेंट भी क्या बन जाता है, उसका एविडेंस बन जाता है. क्लियर एकदम, डाउट? चले चलिए, अब आता है फॉरेन रजिस्टर. अब देखिए जैसे हमने बात किया था एक बार
लास्ट सेशन में कहा था कि अगर आपकी कंपनी के साथ में ऐसे भी लोग हैं जो यू नो व्हाट कहाँ रहते हैं, आउटसाइड इंडिया, मतलब फॉरेनर्स ने भी आपकी कंपनी में इन्वेस्टमेंट्स की हैं, वेदर इन शेयर्स और डिबेंचर्स और एनी अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटीज, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। तो बोला इन लोगों को भी ना आप कंपनी चाहे बाय आर्टिकल्स, ध्यान रखना बुद्धि में, कहां पर, बाय आर्टिकल्स, इंपॉर्टेंट क्या है, बाय आर्टिकल्स, अगर कंपनी ऑथराइज है बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, मेड्यूल में साइड में बड़ा बड़ा लिख लेना ताकि याद रहे, बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, अगर कंपनी ऑथराइज है बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, तो कंपनी ना ऐसा कर सकती है कि एक फॉरेन रजिस्टर बाहर ओपन कर सकती है अपनी बाहर किसी ऑफिस की ब्रांच पे, ठीक है, या किसी भी ऑफिस में वहां जो उसका आउटसाइड इंडिया है। अब क्या होगा, वहां पर जो लोग रहते हैं आउटसाइड इंडिया, उन लोगों के सेम वो पर्टिकुलर जैसे हमने यहाँ मेंटेन किया था ना आरओएम में, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिंसिपल रजिस्टर, अलवर इंडिया में जो मेंटेन हो रहा है कौन सा हो गया, प्रिंसिपल रजिस्टर, और जो बाहर मेंटेन हो रहा है उसे बोलेंगे फॉरेन रजिस्टर, सिंपल सा है। अच्छा, जो भी एंट्रीज फॉरेन रजिस्टर में होंगी वो वहीं के रहने वालों की होंगी, वो एंट्री अगर अपडेट होंगी, चेंजेस होगा, मॉडिफिकेशन होगा, तो ऑफकोर्स क्या होगा, वो सारा का सारा डिटेल आपको कहाँ सेंड कर देना है, यहाँ पर भी। मतलब जैसे आप कोई एंट्री अगर वहां कर रहे हैं तो आप याद रखिए फॉरेन रजिस्टर के अंदर सेम वही एंट्री साइमल्टेनियसली आपको याद रखना है, कहाँ पे भी आपको एंटर कर देनी है, आपके प्रिंसिपल रजिस्टर में। सर कभी भी कर दूं, जल्दी तो नहीं है, हाँ, विद इन 7 डेज फॉरेन रजिस्टर में एंट्री होने के 7 डेज के अंदर अंदर, वापस बोलो कितना दिन में, 7 डेज के अंदर अंदर प्रिंसिपल रजिस्टर में एंट्री कर देनी है। सर कंपनी चाहती है कि उसे डिसकंटिन्यू कर दे, कौन कर रही है, आर्टिकल में लिखा है ठीक है, लेकिन हम लोग कंटिन्यू कर सकते, तो अगर डिसकंटिन्यू करना भी है तो कर सकती है कंपनी, याद रखना, मैंडेटरी नहीं है फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करना, बट अगर फॉरेन रजिस्टर आप ओपन करते भी हो तो 2-3 बातें आपको खास याद रखनी पड़ेंगी, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स कह रहे हैं यहाँ पे, क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, समझेगा। पहला कहता है लीगल रिक्वायरमेंट आपको ध्यान रखनी होगी कि जब आप इसको ओपन कर लेंगे, जब भी आप रजिस्टर ओपन करेंगे, मतलब आपने इंडिया के बाहर कहीं रजिस्टर फॉरेन रजिस्टर ओपन किया है, इसकी इंटीमेशन विद इन 30 डेज के अंदर आपको देनी पड़ती है आरओसी को। किसको, कौन सा आरओसी होगा, विदेशी आरओसी, ऑफ कोर्स नॉट, जहां आपका इंडिया में रजिस्टर्ड ऑफिस है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में है तो दिल्ली में आपका ऑफिस होगा, तो रजिस्टर्ड ऑफिस आपका कहाँ है, दिल्ली में, तो दिल्ली के आरओसी को आपको क्या करना पड़ेगा, MGT3, बोलो MGT3 फॉर्म में डिटेल देनी पड़ेगी कि मेरा फॉरेन रजिस्टर इस जगह पर यहाँ मेंटेन हो रहा है, कहां जिस कंट्री में, उसका डिटेल, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको लगता है तो ये ओपन हो जाने से 30 डेज के अंदर आपको काम करना है, आपको लगता है कि बहुत हो गया रे, बंद कर दो, बोला बंद कर दो, बोले काम कर लो ना, बंद मत करो, चेंज कर लो, अगर मजा नहीं आ रहा तो कहीं और रख दो, बोला अच्छा हाँ ये कर लेते हैं। तो अगर आपने उसका कोई ऑफिस का जहां आप रखते थे पहले, वहां से चेंज करके कहीं और जगह पे रखा है, तब भी आप आरओसी को बताओगे कितना दिन में, 30 डेज। डिस्कंटिन्यू करो यार, डिस्कंटिन्यू करो, बोलोगे इससे, तब भी बताना पड़ेगा, हाँ जी बताना पड़ेगा, विद इन 30 डेज। अब कितना इजी हो गया याद करना, MGT3 फॉर्म में आप ओपन करें फॉरेन रजिस्टर को, या आप चेंज करें प्लेस को उसके, या आप उसको डिसकंटिन्यू करें, तीनों ही केसेस में आरओसी को आपको 30 डेज में इंटीमेट कर रहे हैं। जब भी ये इवेंट ऑकर हुआ, आपने चेंज किया तो विद इन 30 डेज में इंटीमेट करो, क्लियर एकदम। सर हम डिसकंटिन्यू कर दें तो बेटा प्रोविजन कहां लिखे हुए थे, आर्टिकल्स में ना, तो आर्टिकल जब ऑथराइज कर रहा है ओपन करने को, तो आर्टिकल भी करेंगे वापस, डिसकंटिन्यू करने के लिए भी कंपनी कर सकता है। पर जब भी डिसकंटिन्यू करोगे तो जितनी भी एंट्रीज कहां होंगी आपकी फॉरेन रजिस्टर में, ऑफ कोर्स सारी की सारी आपको कहां मेंशन कर देनी है, आपके प्रिंसिपल रजिस्टर जो कि आप इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं। वो लोग बात पकड़ में आया, कोई डाउट्स के अंदर, चलो फिर एक बार देखते हैं। सेक्शन 88 सबसेक्शन 4 comes Section 13 empowers the companies to keep register foreign register of member, debenture holder, other security holder, beneficial owner residing outside India। बोला रख सकते हैं, हाँ जी रखेंगे। It states, क्या कहता है देखो, a company में if authorized by its article, हाईलाइट करेंगे एक बार अच्छे से, articles keep in any country outside India in such manner as may be prescribed a part of the register referred in subsection 1 called foreign register containing the names and the particulars of the members, debenture holder, other security holder, beneficial owner residing outside India। इंडिया वालों को मजा के लिख देना उसके अंदर, किसका लिखेंगे, जो वहां रहते हैं सिर्फ उनका। A foreign register is deemed to be a part of the company principal register and it should be kept in the same manner as principal register and likewise open to inspection। Of course sir,
कैसे रखेंगे, जैसे फॉरेन रजिस्टर आपने मेंटेन कर रहे हैं, मतलब प्रिंसिपल रजिस्टर जैसे से मेंटेन किया जा रहा है, जिस हमने डिस्कस किया था, वैसे ही आप मेंटेन करेंगे फॉरेन रजिस्टर को। इंस्पेक्ट कर सकता हूँ, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, लेकिन कंपनी आपको अलाउ करेगी कम से कम, याद रखिए कंपनी को देना पड़ेंगे 2 आवर्स ना वर्किंग डे, एवरी वर्किंग डे आपको 2 आवर्स आपको देना होगा उसमें। कंपनी को ये बात कहाँ रखना है, ऑफ कोर्स अपने आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग वो मेंटेन कर सकता है, 2 को 3 कर सकता है, 2 को 1 नहीं करेगा, ठीक है। कंपनी से क्या कहता है, कम से कम 2 आवर्स इन अ डे। ना a duplicate of such register shall be maintained at the register office in India. All entries made in the foreign register should be made in the duplicate register at the register office as soon as possible. अब कहता है सर इसके साथ आपको एक डुप्लीकेट का मेंटेन करना है अपना इंडिया में भी, बात पकड़ में आ रहा है। फॉरेन रजिस्टर बना लिया आपने, एक डुप्लीकेट आप इंडिया में बनाइएगा, क्योंकि वहां चेंज होंगे, वो आप डुप्लीकेट में भी टाइम मेंटेन करते रहेंगे। A company may discontinue foreign register anytime, but all the entries made in it must be transferred to the principal. सर बोला डिसकंटिन्यू कर दें, हाँ कर सकते हैं, क्लियर। Decision of competent court in the state or country in which the foreign register is kept with regard to its certification shall be as effective as if it were a decision of the competent court in India and the central government by no। अब देखो समझना इसको, इंपॉर्टेंट क्या इसमें, एग्जाम में घुमा फिरा के आपको परेशान कर सकता है, इसलिए समझेंगे हम। देखिए मिस्टर जॉन का नेम है ना फॉरेन रजिस्टर में जबरदस्ती एंटर हो गया, पकड़ में आ रहा है, जबरदस्ती एंटर का मतलब उसकी विश ही नहीं थी। अब मिस्टर जॉन परेशान हो गए, मिस्टर जॉन ने मान लीजिएगा वहां की कॉम्पिटेंट कोर्ट को अप्रोच किया और कॉम्पिटेंट कोर्ट ने उसको ये जजमेंट दिया कि भाई इसका नेम यहां से रिमूव करिएगा, ठीक है। कंपनी जो है, कंपनी ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि हम इस कोर्ट का जजमेंट एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि इस कोर्ट को याद रखिएगा सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड नहीं किया फॉर दिस पर्पस, एग्जामिन द केस। तो हमको याद रखना है कि जो कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट, इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रहे हैं, ठीक है, वो अगर आउटसाइड इंडिया जिस भी कोर्ट को इस काम के लिए ऑथराइज कर रही है, स्पेसिफाइड कर रही है, उसी को हम कॉम्पिटेंट कोर्ट ट्रीट करेंगे उस पर्पस के लिए। बात पकड़ में आ रहा है। अब स्पेसिफाइड करने का मतलब है कि अब ऐसा तो है नहीं कि तुम यहां से मुंह उठाए कुछ भी बोले जा रहे हो, सुनो यूएस आज से तुम्हारी कॉम्पिटेंट कोर्ट हो। दोनों के बीच ट्रीटी होती है कंट्रीज के बीच में, दोनों कंडीशन, टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करते हैं दोनों देश, तो उसके बाद बताया जाता है कि हमारे ऐसे मैटर्स को आपके यहाँ पे ये कोर्ट सुने, ठीक है। ये ऐसे स्पेसिफाइड करने का मतलब है, ठीक है। ऑथराइजेशन नहीं दे रहे हैं, क्या बताएंगे, सुनो ठीक है तुम यहाँ होगे तुम प्रेसिडेंट, लेकिन बता तुम क्या करोगे, ऐसा नहीं होता है। क्या हो रहा है चीज, तो अगर ऐसा कोई इशू राइज हो जाएगा तो भाई वहीं सुनेगा, वो थोड़ा ना कि मतलब जॉनसन इंडिया घूम रहा है फिर आ रहा है कि मेरा नेम लगा दिया है, जब सी एंटर कर दिया है, अब यूएसए 15-16 घंटे की फ्लाइट लेके वो चल इंडिया आया है, और आने के बाद वो क्या कर रहा है, यहाँ पर टर्मिनल में खड़ा हुआ है बाहर। बात पकड़ में आ रहा है, ऐसा नहीं है, वहीं की कोर्ट में वो अपना मामला रखेगा, क्लियर। अब कर लेते हैं मेंटेनेंस। अब ये रूल पढ़ रहे हैं, ये जो हमने देखा सेक्शन 88। अब देखो सिंपल वर्ड में बोले ना, अगर आपको पढ़ना है क्या फॉरेन रजिस्टर, तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सेक्शन 88 सेक्शन 4 के साथ में करना पड़ता है रीड विद रूल नंबर 7। 7 कहां से आया, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स 2014। एग्जाम में ऐसे लिख के आओगे तो नंबर 1 भी नहीं मिलेगा, मतलब ये बात तो लिखी नहीं है पर ऐसे नहीं लिखना है M&A, ठीक है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, बाबा बुलवाने के लिए बोल रहा हूं, ठीक है। लिखते वक्त आप प्रॉपर लिखेंगे, क्लियर। ऑल राइट, रूल नंबर 7 किसका है रूल, ये किसका है, ये रूल 7 किसका है, कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन का रूल है, जो बात करेगा किसका, मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर। कहता है डील्स विद द मेंटेनेंस ऑफ फॉरेन रजिस्टर। इट प्रोवाइड्स दैट अ कंपनी व्हिच हैज शेयर कैपिटल और व्हिच हैज इश्यूड a debenture or any other security if so authorized by this article keep in any country outside India in a part register of member as the case may be or debenture holders or any security holder beneficial owner resident outside India। ये हम डिस्कस किए थे। अब यहाँ पे फॉर्म नंबर और फॉर्मेलिटीज पता लग जाएंगे, देखो फटाफट से। कहता है विद इन 30 days फ्रॉम डेट ऑफ ओपनिंग, हाईलाइट करना है इसको, रजिस्ट्रार के साथ आपको फाइल करना है नोटिस, मतलब सिचुएशन जहां पर होगा MDT। कहता है along with the fees where such register is capped in the event of any change situation of office or discontinuation within 30 days from date of such change or discontinuation the case may be filed with the MDT 3 register with the change or discontinuation। अब इतना लंबा चौड़ा काम हम कैसे करेंगे, हम कैसे याद रखेंगे, इतना सिंपल सा काम है। देखो ऐसे लिखो, ओपन, चेंज एंड डिसकंटिन्यू, क्लियर,
ऐसा सर्किल में पैक, एक ही फॉर्म में सबका। फॉर्म कौन सा लगता है, कितना दिन में, विद इन 30 days। ये लो बन गए नोट्स। नोट्स चाहिए, नोट्स चाहिए, लोग नोट्स ही तो हैं और क्या आएंगे। आया बात पकड़ में। कौन सा फॉर्म है, एमजीटी 3 विद इन 30 days। ऑलराइट, चलिए। A foreign register shall be deemed to be part of company register, मतलब किसका मानेंगे हम, प्रिंसिपल रजिस्टर का पार्ट है, of the members or debenture holder or any other security holder or beneficial owner as the case may be. Foreign register shall be maintained at the same format as the principal register. अब जिस तरीके से आप मेंटेन कर रहे थे अपने प्रिंसिपल रजिस्टर को, जैसे तरह की सारी एंट्री मेंटेन कर रहे थे आप, ऐसी वहां मेंटेन कर रही है। लेकिन एक बात याद रखेंगे, बहुत अच्छे से ध्यान सुनना, एक इंटरेस्टिंग प्रोविजन बता रहा हूँ एग्जाम के लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये दोनों स्टूडेंट्स के लिए। याद रखिए, मॉड्यूल सेकंड में जो पढ़ रहा है ना, उन लोगों के लिए भी, जो सिक्योरिटी लॉ वाला चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वहां पे, ठीक है। आओ ध्यान समझते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो ये रजिस्टर ऑफ मेंबर है ना, सॉरी रजिस्टर ऑफ कोर्स मेंबर, रजिस्टर ऑफ मेंबर, इसको है ना कंपनी को कभी कभी क्लोज करना पड़ता है, क्लोज करना पड़ता है साल में एक बार, दो बार, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगा। क्यों क्लोज करना पड़ता है, ड्यू टू कैलकुलेट कॉर्पोरेट बेनिफिट्स। कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के लिए कैलकुलेशन के लिए रजिस्टर ऑफ मेंबर को कंपनी क्लोज करती है। सर ये कॉर्पोरेट बेनिफिट्स क्या होंगे, लाइक इशू ऑफ बोनस शेयर्स, या हम बात करेंगे जब यहाँ पर डिविडेंड देने का बात करेंगे, ठीक है। मतलब जब कंपनी अपने मेंबर्स को इस तरह के कोई भी बेनिफिट्स देती है, ठीक है, तो उसको देने के लिए आरओएम को क्लोज करना पड़ता है, ताकि वो कैलकुलेट कर सके इस बात को कि कौन कौन लोग इस टाइम जिनका नेम आरओएम में रजिस्टर्ड है, वो उनकी एंटाइटलमेंट है उस कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के लिए। ऐसे तो कंपनी शेयर आ रहा है, जा रहा है, बिक रहा है ना, तो ऐसे हम कैसे देंगे भाई, किसको क्या दे मिलेगा। और ये थोड़ा ना कि गेट पे खड़ा रहेगा कंपनी सेक्रेटरी, हाँ अरे भाई बाहर निकलो, बाहर निकलो, अपने नाम लिख रहे हैं यार, तुम पीछे फिर आ गए, नहीं मेरा डिविडेंड कहाँ है। ऑफकोर्स ऐसे थोड़ा ना होगा। आरओएम में जिसका नेम होगा वही बंदा तो एलिजिबल होगा किसके लिए, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स के लिए। अब इसको में आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट करना मतलब कौन कौन मेंबर उसके अंदर, उसका नेम यहाँ पर अवेलेबल है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए भी एक ड्यूरेशन चाहिए कि आप इतने ड्यूरेशन के लिए आप उसको क्लोज रखें। बोला ठीक है, क्लोज रखेंगे। तो कंपनी से क्लोज कर सकती है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स को। याद रखिए एग्जाम में आया क्वेश्चन है, बहुत ध्यान सुनेंगे। क्लोज कर सकती है इन अ ईयर, अगर एक हम साल में बात करें तो मैक्सिमम जो डेज है, मैक्सिमम 45 डेज कर सकते हैं। कितना, इन अ ईयर, एंड नॉट मोर देन 30 days एट एनी टाइम, एट एनी टाइम। लेकिन 30 डेज से ज्यादा नहीं कर सकती एट ए टाइम, मतलब एक बार में कंटिन्यू, पता लगा 30 दिन से ज्यादा हो गया, बंद ही पड़ा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जब भी वो क्लोज करेगी अपने रजिस्टर ऑफ मेंबर को, तो उसके लिए 7 days प्रायर इंटीमेशन देगी। किसको देगी, टू मेंबर्स। कैसे देगी, वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में एंड इंग्लिश न्यूज़पेपर में। एक वर्नाकुलर न्यूज़पेपर में जाएगा तो वर्नाकुलर लैंग्वेज में जाएगा भाई, जहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी वो वर्नाकुलर में हो गया। और जो इंग्लिश में ऑफ कोर्स कहां होगा, जहां पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है, जिसका वाइड सर्कुलेशन चाहिए न्यूज़पेपर्स का, और जहां पर रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का सिचुएटेड है। क्लियर एकदम। 7 days का इंटीमेशन देना जरूरी है, और शॉर्टर पीरियड भी हो सकता है अगर परमिटेड है तो। शॉर्टर मतलब 7 days से भी कम का पीरियड हो सकता है, बट अगर परमिटेड है। परमिटेड का मतलब से भी यहां कहता है ये बात करना, ये फॉलो करना मैंडेटरी है किनको, जो लिस्टेड कंपनीज हैं और जो इंटेंडेड टू बी लिस्टेड, मतलब अभी लिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन लगाया हुआ है, प्रोसेस में है,
इनके लिए मैंडेटरी रहेगा ये काम, ठीक है। 7 डेज, उससे कम के लिए उनको सेबी का परमिशन लेना पड़ेगा। और पकड़ में आ रहा है। अगर वो कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको भी सर ये पूरा झंझट फॉलो करना पड़ेगा क्या, लेकिन उस पेपर में निकाल लो, ये बताओ वो बताओ, बोला नहीं 7 डेज तो तुम्हें करना पड़ेगा, बट तुम डायरेक्टली अपने सारे मेंबर्स को इंटीमेट कर दो। अब पकड़ मारा है। प्राइवेट कंपनी को भी करना है लेकिन अपने मेंबर्स को इंटीमेट करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 डेज प्रायर फॉर क्लोजिंग ऑफ सच रजिस्टर ऑफ मेंबर। बोला क्लियर एकदम, बोला ठीक है। तो बोला हम ये बात समझ गए, मैक्सिमम कितना 40 प्राइस इन अ ईयर बट एट अ वन टाइम नॉट एक्सीड 30 डेज। क्लियर एकदम। एक और इंपॉर्टेंट बात समझ लीजिएगा यहाँ पे, जब ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम 45 डेज और एट अ वन टाइम 30 डेज, इससे ज्यादा नहीं होना, तो क्लोज करना मैंडेटरी है क्या? बोला ये किसने कहा? कंपनी को अगर जरूरत महसूस होगा तभी तो क्लोज करेगा। इस साल अगर जरूरत महसूस हो ही नहीं रहा तो नहीं करेगा। क्या हो रहा है? ये जो है ये मैंडेटरी नहीं है, मैंडेटरी क्लॉज नहीं है, यहाँ पे परमिसिव है। अगर आपको लगता है तो आपको नेसेसिटी है तो आप आरएम को क्लोज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो आपके टेक्निकल प्रोविजंस बताए गए हैं ड्यूरेशन उसकी, वो आपको वो कंपाइल करनी पड़ेंगी। तो अब कहता है कि ये जो है ना, ये सारा एस्पेक्ट्स प्रिंसिपल ऐसे पे तो अप्लाई होती है। बोला ये लेकिन किस पे अप्लाई नहीं होता है? फॉरेन रजिस्टर्स पे, उस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि अल्टीमेटली प्रिंसिपल रजिस्टर में नेम लिख तो रखा है तुम्हारा, तो कंपनी का तुमने खर्चा ही बढ़ा दिया कि वहां पर लोकल न्यूज़पेपर वहां भी, तो फिर जहां पर कंट्री में है वहां पर जाके तो बोला था नहीं है। आप इस काम कुछ अपने सिर्फ इसलिए करेंगे, बाकी सारे जो एंट्रीज वगैरह आप मेंटेन जैसे करते हैं ना प्रिंसिपल रजिस्टर को, सेम वैसी फॉर्मेट में आपको फॉरेन रजिस्टर भी मेंटेन करना है। बोलिए क्लियर एकदम। Foreign register shall be open to inspection and may be closed and extract may be taken from their form and copies of may be required in same manner. This is applicable to principal register, except that the advertisement before the closing of the register shall be inserted in at least 2 newspaper circulating to that place in the way in the register office foreign register is kept. बोले बस ये वाला provision apply नहीं होगा। Clear एकदम। If foreign register is kept by a company in any country outside India, the decision of the appropriate competent authorities in this regard, rectification of register shall be binding। ये हमने डिस्कस अभी वही कर लिया था। बाइंडिंग का मतलब क्यों कह रहे हैं? अगर वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जिसको ऑफकोर्स स्पेसिफाइड किया वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, फिर वो अगर रेक्टिफिकेशन का ऑर्डर पास करेगी, क्योंकि हो सकता है आप तो ये जजमेंट चला दीजिएगा नहीं नहीं हम तो सिर्फ ट्रिब्यूनल की बात मानेंगे ना, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कहाँ की बात कर रहा है? जब फॉरेन का केस में है, इंडिया में मामला है तो फॉरेन में भाग जाना, उल्टा मत कर लेना। Clear? Entries in the foreign register maintained in section 4, section 88 shall be made simultaneously after the board of director or daily council committee approves the allotment and transfer। वो सेम वही वाली बात है। हम आरओए में जब प्रिंसिपल रजिस्टर में एंट्री कर रहे थे अलॉटमेंट या ट्रांसफर के बाद में, तो उसको कौन अप्रूव करता? बोर्ड या उसकी कमिटी। उसके बाद इमीडिएट हम एंट्री ट्रांसफर कर रहे थे कितने दिन में? एग्जैक्टली 7 डेज में। The company shall transmit to the register office in India copy of the every entry in the foreign register within 15 days। Clear एकदम? कितने दिन के अंदर जाएगी एंट्री? And keeps its office a duplicate register of every foreign register duly entered in the from time to time। Of course, अब आपको इंडिया में भी क्या रखना है? डुप्लीकेट फॉरेन रजिस्टर का डुप्लीकेट कहाँ इंडिया में रखना है, उसके अंदर वो सब साथ में एंट्री भी मेंटेन करनी है। कोई दिक्कत यहाँ तक? Every such duplicate register shall for the purpose of this act be deemed to be part of principal register। कहता जो भी आप यहाँ पर डुप्लीकेट भी बना रहे हैं ना, उसको भी हम क्या मानेंगे? यहाँ पर पार्ट मानेंगे किसका? प्रिंसिपल रजिस्टर का। बोलो कोई डाउट? Subject to the provision of section 88 of the act, the rules made under with respect to the duplicate registers, shares as the case may be, debentures and security registered in foreign registers shall be distinguished from the shares or case may be debentures and security registered in the principal register and every other foreign register, and no transaction हाजिर करने से important line आएगा, no transaction with respect to any shares or as the case may be debentures or other security registered in a foreign register during the continuous of that registration be registered in any other register। कहता है सर एक बात याद रखिएगा, जब तक ये रजिस्टर कंटिन्यू किया जा रहा है उसकी एंट्री आप याद रखिएगा, जब यहाँ पे स्पेसिफिकली वर्ड यूज कर रहा है इसमें ही मेंटेन करेंगे इन एवरी अदर रजिस्टर फॉरेन रजिस्टर unless until the no transaction with respect to any shares as a debenture and security registered in a foreign register shall
ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ दैट रजिस्ट्रेशन बी रजिस्टर्ड एनी अदर रजिस्टर। अगर जब तक, अब अगर मान लीजिएगा आपने वो कंटिन्यू मेंटेन कर रहे हैं फॉरेन रजिस्टर, ठीक है, और डुप्लीकेट भी मेंटेन कर रहे हैं, जब तक आप डिसकंटिन्यू नहीं कर रहे हो तब तक उनकी एंट्री उन्हीं में ही की जाएगी, उसके अलावा और कहीं उसकी एंट्री नहीं प्लेस की जाएंगी। अगर पकड़ में आ रहा है, क्लियर एकदम, तो डाउट। A company may discontinue the keeping of foreign register. Thereupon, all the entries in the register shall be transferred to some other foreign register kept by the company outside India or to the principal register. या तो क्या करो, या तो किसी और, अच्छा कहीं और आपने मेंटेन कर रखा है, जैसे मान लीजिएगा आपने, एग्जांपल के तौर पर हम समझते हैं यूएस में काफी कुछ है, उनके लिए भी क्या हुआ है, और यूके में भी क्या हुआ है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आपने यूएस वाला बंद कर दिया, ठीक है, तो आप चाहें तो यूके में भी इसको मेंटेन जो कर रहे हैं उसे कंटिन्यू रखेंगे, आप एंट्री वहां पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात समझना, अगर मान लीजिए आपने यूएस वाला बंद कर दिया तो उसकी सारी एंट्री कहां जाएंगी, वापस आपके प्रिंसिपल रजिस्टर में। ऐसा मत करना कि यूएस को उठा के किसी में भेज दिया आपने, यूके में डाल दिया, कह रहा है उसी कंट्री में मेंटेन करना जहां आपके मेंबर या जो भी सिक्योरिटी होल्डर रिजाइड्स करते हैं, तो उसी में मेंटेन कर रहे हैं उस कंट्री में। अब वो यूके वालों और यूएस वालों को तुमने मिला दिया, ऐसा नहीं करना, ऐसा घोर पाप नहीं करेंगे, क्लियर एकदम। ऑफ कोर्स उनके अलग अलग रजिस्टर मेंटेन होंगे, अगर आप आउटसाइड इंडिया कर रहे हैं उनके अलग अलग मेंटेन होंगे, उनमें होंगे तो उनके डुप्लीकेट भी तो इंडिया में बनाया हुआ है, तो डुप्लीकेट में एंट्री पास होगा, बात पकड़ में आ रहा है। प्रिंसिपल रजिस्टर में तो सब मेंटेन करना है भाई, मेंबर है मेरा, पूरा डिटेल लिखूंगा मैं, बट हमको लगता है कि हमको फॉरेन रजिस्टर मेंटेन करने की जरूरत पड़ गया है, तो कंपनी उसकी एंट्री में खोल के बैठा हुआ है, उसका डुप्लीकेट रजिस्टर यहाँ में भी बनाएगा, इधर एंट्री पास होता रहेगा, जाता रहेगा, क्लियर, वहां चेंज यहाँ पे भी आता रहेगा, क्लियर। अच्छा दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब वहां बंद कर दिया लेकिन किसी और कंट्री में कंटिन्यू है, तो जहां दूसरी कंट्री में बंद किया उसको उठा के वहां मत भेज देना, वो कंटिन्यू हो गया डिसकंटिन्यू हो गया। हाँ ऐसा हो सकता है किसी दूसरी कंट्री में दो अलग अलग जगह पे आप बना रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है। वैसे मान लीजिएगा आपने लॉस एंजलिस में बना रखा, वॉशिंगटन में उधर बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक जगह से डिसकंटिन्यू करा है तो उसका डेटा आप उधर भेज सकते हैं, बट कंट्री चेंज करके मत पहुंचाना, क्लियर। एंड क्लोजिंग ऑफ रजिस्टर ऑफ मेंबर सेक्शन 91, अभी आपको उसी कॉन्सेप्ट के बारे में हम डिटेल में बात कर रहे थे, तो आपको क्या करना है, इस वाले कॉन्सेप्ट को रीड करना है। अगर आपको ये मैंने जो ऊपर बताया था अगर ये समझ में आ गया है तो ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर था ये वाला, ठीक है। चलो यहां हमने क्लोजर तक डिस्कस कर लिया है, आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, जाएंगे प्रिजर्वेशन में जाएंगे, चलिए।